हेलो दोस्तों, कैसे हो? उम्मीद है सब बढ़िया होगा। आप देख रहे हैं स्टोरी टाइम विद निशांत और आज की स्टोरी मेरे कज़न की दोस्त तान्या की है, जिसकी फैमिली दिल्ली में रहती है और वो खुद अपनी फर्दर स्टडीज़ के लिए जर्मनी में रहती है। तो आज मैं ये स्टोरी तान्या की पर्सपेक्टिव से बता रहा हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं। मैं तान्या जो अपनी 12th क्लास कंप्लीट करके जर्मनी चली गई अपने घर वालों का सपना पूरा करने, खासकर अपनी नानी का डॉक्टर बनने। मैं पढ़ाई की वजह से इंडिया आ ही नहीं पाती थी। इन कुछ सालों में मैं 2 या 3 बार इंडिया आ पाई, उसमें भी नानी से सिर्फ एक ही बार मिल पाई। और इस साल तो मेरा इंडिया आना ही नहीं हो पाया। मेरे 6 सेमेस्टर के पेपर खत्म ही हुए थे। मैं अपने दोस्तों के साथ चल मारने लंच पे निकली थी, तभी मेरी माँ का कॉल आता है, बेटा नानी इज़ नो मोर। ये सुन के मेरी हालत ख़राब हो जाती है। मैं पूरी ब्लैंक हो जाती हूँ और वहीं बैठी बैठी रोने लगती हूँ। दोस्त मेरे को चुप कराते हैं और जैसे ही मैं थोड़ी शांत होती हूँ, मैं माँ को कहती हूँ, माँ मेरी इंडिया की टिकट कराओ, मुझे इंडिया आना है। माँ ने मेरी टिकट करवाई और मैं इंडिया के लिए निकल गई। मेरी इंडिया की फ़्लाइट लेट होने के कारण मैं घर ही नहीं जा पाई, क्योंकि 2 या 3 घंटे बाद ही मेरी बिहार जाने की फ़्लाइट थी। मैं बिहार अपनी नानी घर पहली बार जा रही थी। इससे पहले मैं कभी बिहार जा ही नहीं पाई, क्योंकि स्कूल की छुट्टियों में नानी मुझसे मिलने दिल्ली ही आ जाया करती थी। इस वजह से मेरा बिहार जाना कभी हो ही नहीं पाया। जैसे ही मम्मी आई, हमने चेक इन करा और कुछ घंटों में हम बिहार पहुंच गए। बिहार पहुंचने के बाद भी मुझे 1.5 घंटा लगा नानी के घर पहुंचने में। जब तक हम वहाँ पहुँचे काफ़ी शाम हो चुकी थी। नानी का फ्यूनरल भी ख़त्म हो चुका था। मैं आखिरी बार अपनी नानी को देख भी नहीं पाई थी। हमारे कुछ ज़्यादा रिश्तेदार भी नहीं थे। इतने बड़े घर में वो 2-3 रिश्तेदार पता ही नहीं लग रहे थे। घर बिल्कुल सुनसान पड़ा हुआ था। अब घर में मैं, मम्मी, मामा और 2-3 रिश्तेदार ही बचे हुए थे। कुछ देर बैठने के बाद मामा ने मुझसे कहा, चल बेटा कुछ खा ले। दीदी ने मुझे बताया कि तेरी फ्लाइट लेट हो गई थी, इस वजह से तो घर भी नहीं जा पाई और ना कुछ खा पाई, तो चल मेरे साथ कुछ खा ले। ऐसा माहौल देखकर मेरे अंदर हिम्मत ही नहीं हो रही थी कि मैं कुछ खाऊं। मैं बस बैठे बैठे नानी के कमरे का दरवाजा देख रही थी कि कब ये दरवाजा खुले और नानी मुझे आके गले से लगा ले, पर ऐसा अब हो नहीं सकता था। मुझे मेरी मम्मी की आवाज़ आई, चलो कुछ खा लो, अब सोने का टाइम भी हो गया है। तो मैं खड़ी हुई और मैंने माँ को बोला, माँ आज मैं नानी के कमरे में सोऊंगी। तो माँ ने बोला, नहीं बेटा ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि जिसकी डेथ हुई होती है उसके कमरे का दरवाज़ा 1 दिन तक बंद रहता है। तो माँ ने मुझे बहुत समझाया और बोला कि चलो आज मेरे साथ मेरे कमरे में सो। तो मैं मान गई और जाके मम्मी के साथ कमरे में सो गई। मैं इतनी थकी हुई थी कि मुझे पता ही नहीं चला मुझे कब नींद आ गई। बट रात में मैंने एक सपना देखा, जो उठते ही सुबह मैंने मम्मी को जाके बताया, माँ रात को मैंने एक सपना देखा। माँ ने बोला, सपना? कैसा सपना? मैंने बोला, माँ मैंने देखा कि नानी मेरे पास आके बैठी है और कह रही है, बेटा जब मैं थी तब तो तू आई नहीं, अब मैं चली गई तब तो आई है। तो माँ ने मुझे समझाया, कोई बात नहीं बेटा, ऐसा होता है। जिस इंसान से तुम बहुत प्यार करते हो वो इंसान सपने में आता है। और कहा जाता है कि जब तक किसी इंसान की 13वीं पूरी नहीं हुई हो तो उसकी आत्मा घर में वास करती है। जब तक माँ मुझे ये सब समझाई रही थी, घर के आसपास के लोग आ गए और माँ से बात करने लगे और उनको सहानुभूति देने लगे। उनसे बातचीत करते करते पता ही नहीं चला कब दिन ढल गया, शाम हो गई। अब जो रिश्तेदार आए थे वो भी जा चुके थे। अब घर में सिर्फ मैं, मम्मी और मामा ही बचे थे। फिर वही खाने का टाइम हुआ। मैंने खाना खाया और मैंने माँ को बोला, माँ आज तो मैं नानी कमरे में सो सकती हूँ ना? माँ ने बोला, हाँ कोई दिक्कत नहीं है, आज तो पूरा दिन हो चुका है और दरवाज़ा भी खुल चुका है, तो जाओ नानी कमरे में सो जाओ। लेकिन अगर तुम्हें कुछ चाहिए होगा तो मुझे आवाज़ लगा लेना, खुद बाहर मत निकलना, मैं तुम्हारे साथ वाले कमरे में ही सो रही हूँ। मैंने माँ को बोला, हाँ कुछ भी होगा मैं आपको बुला लूँगी। और मैं जाके नानी कमरे में सो गई। जैसे मैं नानी कमरे में सोई, मुझे नानी और मेरी एक तस्वीर दिखी। वो तस्वीर देख के मुझे वही पुरानी बातें याद आ गई। उस तस्वीर को गले लगा के मैं रोने लगी और रोते रोते कब सो गई पता ही नहीं चला। लेकिन 3 बजे रात में मेरे कान में एक आवाज़ सुनाई दी। वो आवाज़ थी, जब हम रहनी तब तो तू ना आइले, जब हम चल गए नहीं तब तू आइल बड़े, अगर हमरा से मिले के बा तो चल हमारा साथ। ये आवाज़ सुनते ही मैं बिल्कुल बौखला उठी और अचानक से खड़ी हुई और मैंने देखा कि आसपास तो कोई नहीं है। ये आवाज़ कहाँ से आई? कहीं ये नानी तो नहीं थी? ये बातें सोचते सोचते पता ही नहीं चला कब सुबह हो गई। मेरे लेट सोने के कारण मैं थोड़ा लेट उठी। माँ मेरे कमरे में आई और बोली, बेटा क्या हुआ, इतनी देर तक सो रही हो, रात में नींद नहीं आई क्या? नहीं माँ ऐसा तो कुछ नहीं है, लेकिन मैंने आपको सपने के बारे में बताया था जिसमें नानी बोल रही थी जब मैं थी तब तो तू आई नहीं थी। बोली, हाँ मुझे याद है, लेकिन मम्मी कल रात में 3 बजे वही सेम बात मुझे भोजपुरी में सुनाई दी। मम्मी ये सुन के पूरी पैनिक हो गई और मेरे पे चिल्लाने लगी कि चलो इस कमरे में नहीं सोना, आज के बाद से चलो इस कमरे से बाहर निकलो पहले तो तुम। कैसे भी करके मैंने मम्मी को काम करा और उस कमरे से बाहर आई। मम्मी मेरे को समझाने लगी, तुम इस कमरे में नहीं सोओगी आज से। मुझे उस टाइम लगा कि मैं उस कमरे में नहीं सो पाऊंगी और ना ही नानी से अब मिल पाऊंगी। दिन में मेरे पास करने के लिए कुछ नहीं था, तो मैं बस इन्हीं सब चीज़ों को सर्च करने लगी कि क्या ये सब होता है, क्या आत्मा सच में मिलना चाहती है। ये सब सर्च करते करते वही दिन ढल गया, शाम हुई, हमने खाना खाया और छत पे वॉक करने चले गए। मेरी हिम्मत भी नहीं हुई कि मैं मम्मी से पूछूं कि मम्मी मैं नानी कमरे में सो। मैं चुपचाप गई मम्मी के साथ, मम्मी कमरे में सो गई। लेकिन मुझे नानी से तो मिलना था। तो जैसी मम्मी 10 साढ़े 10 बजे सोई, मैं उठ के नानी के कमरे में चली गई, जाके वहाँ लेट गई। मुझे लगा हो सकता है नानी मुझसे बात करने आए, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। 12:30 12 बजे तक मुझे भी नींद लग गई।
लेकिन 3 बजे मुझे फिर से वही आवाज़ सुनाई दी। मैंने उठ के देखा, आसपास कुछ नहीं था। इतनी गर्मी के मौसम में भी मेरा शरीर पूरा ठंडा पड़ गया था। मुझे डर तो लग रहा था, लेकिन मुझे लग रहा था मैं नानी से मिल पाऊंगी, क्योंकि माँ ने भी बोला था कि 13वीं तक आत्मा घर में वास करती है। तो यही नानी से मिलने की आस रख के बस दोबारा सो गई। मुझे सोने में लेट हुआ, इस वजह से मैं दोबारा सुबह लेट उठी। मेरी नींद मम्मी की चिल्लाने से उठी कि मैंने तुझे मना करा था ना, तू इस कमरे में नहीं सोएगी और इस कमरे के आसपास भी नहीं रहेगी, तो फिर दोबारा आके तू इस कमरे में क्यों सोई है। मम्मी को काम करते हुए मैंने बोला कि माँ नहीं, ऐसा कुछ नहीं, आज मुझे कोई आवाज़ सुनाई नहीं दी। अगर मैं माँ को बता देती कि मुझे दोबारा वही आवाज़ सुनाई दी है, तो हो सकता है माँ मुझे दिल्ली भेज दे और मैं नानी से मिल भी नहीं पाऊँ आखिरी बार। तो माँ थोड़ा शांत हुई और बोली चलो खड़े हो जाओ, फ्रेश हो, जाके ब्रश व्रश करो और जाके खाना खाओ। तो मैं उठी और जाके ब्रश व्रश करा और खाना खाने बैठी। खाना खाते खाते बस मैं यही सोच रही थी कैसे भी शाम हो और मैं आज शायद नानी से मिल पाऊँ। इंतज़ार करते करते दिन ढला, शाम हुई, 7 बजे तक हमने खाना खा लिया और जाके छत पे वॉक करने लगे। 8 साढ़े 8 बजे हम नीचे आ रहे थे, तो मैंने माँ को बोला माँ आज तो मैं नानी कमरे में सो जाऊँ ना, मेरे कोई सपना वपना या कोई ऐसी आवाज़ सुनाई नहीं दी। माँ ने बोला हाँ कोई दिक्कत नहीं, चलो सोते हैं, आज तो मैं भी तुम्हारे साथ ही सोऊंगी। मैंने बोला हाँ माँ चलो ठीक है। बस मैं इसी उम्मीद में थी कि आज वो आवाज़ सुनाई दी और मैं नानी से मिल पाऊँ। तो हम दोनों जाके नानी कमरे में सो गए। माँ वही 10 साढ़े 10 बजे तक सो गई थी, लेकिन मैं 12:30 1 बजे तक इंतज़ार कर रही थी कि नानी मुझे आवाज़ दे। बट 12:30 1 डेढ़ बजे तक कुछ नहीं हुआ। तो वही इंतज़ार करते करते मैं दोबारा सो गई। लेकिन 3 बजे मुझे वही आवाज़ दोबारा सुनाई दी। मैं अचानक से खड़ी हुई, पर मैंने देखा माँ को तो कोई आवाज़ सुनाई नहीं दी, माँ तो नहीं खड़ी हुई। जब तक मैं इतना सोचती, मैंने द्वार पे देखा, मतलब अपने मेन गेट पे, कि कोई साड़ी का पल्लू लहराता हुआ आगे की तरफ जा रहा है और वो साड़ी भी एकदम वैसी थी जैसे नानी पहना करती थी। मैं चुपचाप खड़ी हुई और उस पल्लू के पीछे चल पड़ी। मैंने देखा माँ सो रही है, तो ये अच्छा मौका है, मैं निकल जाती। तो बिना कुछ सोचे समझे मैं द्वार की ओर बढ़ी और मैंने सोचा कि ये मेरा आखिरी मौका है नानी से मिलने का। जैसे ही मैं मेन गेट पे आई, मुझे वो पल्लू तो दिख रहा था, वहाँ एक औरत भी थी, लेकिन उसका चेहरा नहीं दिख रहा था क्योंकि वो आगे की तरफ बढ़ रही थी। मुझे बस सिर्फ उसकी पीठ दिखाई दे रही थी। ऐसा लग रहा था शायद वो नानी ही है। और उनकी तरफ मेरा अट्रैक्शन इतना बढ़ने लगा कि मैं उनके पीछे पीछे चलने लगी और मुझे पता ही नहीं लगा कि मैं कितने आगे आ गई हूँ। वो औरत बगीचे के पास रुकी जो हमारा बगीचा था। वो जाके उस बगीचे में एक लड़की के साथ खेलने लगी। उस लड़की का चेहरा एकदम मेरे जैसा था और वो 2-3 साल की बच्ची थी। ये सब देख के मैं उनकी तरफ बढ़ने लगी, लेकिन मेरे दिमाग में आया कि मैं आज तक बिहार तो आई नहीं और ना ही मैं नानी से कभी मिली हूँ यहाँ पर आके, तो ये मैं कैसे हो सकती हूँ। बहुत सी चीज़ें मेरे दिमाग में चलने लगी। मुझे लगा कुछ तो गलत है। तभी मैं घर की तरफ मुड़ी और अचानक से मेरे सामने एक काला साया आया और मैं बेहोश हो गई। मेरी आंख घंटियों की आवाज़ से खुली। मैंने देखा मैं एक कमरे में थी। वो कमरा तो मेरा नहीं था और ना ही वो घर हमारा लग रहा था। मैंने देखा एक आदमी अजीब सी पूजा कर रहा है। उस आदमी को देख के मैं चिल्लाई और मेरे चिल्लाने की वजह से मेरी मम्मी और मेरे मामा दौड़ते हुए उस कमरे में हैं। उस आदमी ने मेरी तरफ देखा और बोला आपकी बेटी अब ठीक है। मेरे दिमाग में अजीब सी बात चली, आपकी बेटी अब ठीक है। मैंने माँ को बोला माँ ये क्या कह रहे हैं, लेकिन हाँ मैंने बोला सॉरी माँ, कल रात को मैं उस बगीचे की तरफ चली गई थी, मुझे पता ही नहीं चला, आपने इतना मना करा था कि घर से बाहर नहीं निकलना, फिर भी मैं चली गई। माँ का जवाब आया कल बेटा तो 3 दिन से यहाँ बेहोश है। मैंने बोला 3 दिन से? उन्होंने बोला हाँ तो बेटा 3 दिन से बेहोश है। तेरे मामा और गाँव के आदमी ने बताया कि आपकी भांजी वहाँ बेहोश पड़ी हुई है, तो मामा जल्दी से उठा के लाए। तेरे को उठाया गया लेकिन तू उठ ही नहीं पा रही थी, तो हम तेरे को यहाँ लेके आए और तू 3 दिन से बेहोश पड़ी है। शुक्र है कि तू ठीक है। सॉरी माँ, मैं आपको ये सब बता नहीं पाई, मुझे लगा नानी से मिलने का ये आखिरी मौका है और आप मुझे मिलने नहीं दोगे। तो उस आदमी का जवाब आया कि ज़रूरी नहीं जो चीज़ें तुम्हें सुनाई दे रही है या दिखाई दे रही हो वो आपकी शुभचिंतक ही हो। कई आत्मा ऐसी होती है जो आपसे आपका सब कुछ छीन सकती है। अगर आपकी लाइफ में कुछ ऐसा इंसिडेंट हुआ हो तो आप मुझे कमेंट कर सकते हो या मुझे इंस्टाग्राम पर DM कर सकते हो। थैंक यू।